लोग चिकन पॉक्स नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये जो बीमारी होती है यह एक बहुत ही कॉमन बहुत ही ज़्यादा होने वाली बीमारी होती है और ये बीमारी ऑलमोस्ट सभी लोगों को कभी न कभी ज़रूर होती है। स्पेशली यदि व्यक्ति वैक्सीनेटेड ना हो, वैक्सीन इसका ना लगा हुआ हो, तो ये बीमारी जो है कभी न कभी ज़रूर अफेक्ट करती है। इस बीमारी को गांव के लैंग्वेज में लोग इसको छोटी माता के रूप में जानते हैं और इसको ऐसा समझते हैं कि कुछ गलत चीज़ का साया पड़ गया हो या कोई गॉड है जो नाराज़ हो गए हो, उसकी वजह से ये परेशानी होती है, जो कि ये कम्प्लीटली एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल भ्रांति है जो कि लोगों में फैली हुई है। ये जो बीमारी होती है इसमें व्यक्ति को लाल रंग के रैशेस पूरे शरीर पर आ जाते हैं। ये जो रैशेस होते हैं ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि पहले शुरुआती कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में लाल रंग के फ्लैट रैशेस आए पेट पे, हाथ पैर पे, चेहरे पे या फिर सिर पे, और ये रैश तेज़ी से वेसिकल्स में पानी भरे हुए छालों में डेवलप हो जाते हैं। तो शुरुआती जो रैश होता है वो रेड कलर का रैश होता है, फ्लैट रैश, बिल्कुल फ्लैट, जिसमें कि व्यक्ति को खुजली हो सकती है। और ये जो रैश होता है उसमें उसके सेंटर पे, जैसे रेड कलर का रैश है, उसी के सेंटर में बीच में पानी भरे हुए छाले डेवलप हो जाते हैं। और ये बहुत सारी छालों के सेंटर में थोड़ा सा डिप होता है, सब डिप्रेशन होता है, दबा हुआ होता है। तो इन छालों को नॉर्मल लैंग्वेज में ड्यू ड्रॉप्स कि ओस की बूंद की तरह के छालों के रूप में बताया जाता है। ये जो छाले होते हैं, ये छाले फिर थोड़े ही दिनों में क्रस्टिंग स्कैब जैसे कि पपड़ी जैसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो छाले होते हैं अधिकांश मरीजों में एक ही समय पे कई स्टेज में होते हैं, कि एक ही मरीज के अंदर कुछ निशान फ्लैट होते हैं, कुछ निशान जो होते हैं पानी भरे छाले हो सकते हैं और कुछ निशान पपड़ी बने हुए भी हो सकते हैं। इन छालों में व्यक्ति को हल्की फुल्की या कभी कभी ज़्यादा खुजली भी आती है और खुजली भी होती है। ये जो छाले होते हैं कभी कभी 100, 200 या 1000, 2000 की संख्या में भी हो सकते हैं। ये जो परेशानी होती है साधारणतः बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये एडल्ट्स को या फिर वृद्ध लोगों को भी असर कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये बच्चों को ही हो, कि ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ही देखी जाती है। ये जो परेशानी है इसमें जो रैशेज आए उसके साथ में व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है। लो ग्रेड फीवर, साधारणतः जो कम स्तर का बुखार होता है वो बच्चों में देखा जाता है, और हाई ग्रेड फीवर जो होता है वो बड़ों में, एडल्ट्स में देखा जा सकता है। एवं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन लोगों में तेज बुखार भी हो सकता है, और यहाँ तक कि 102 से लेकर 104 डिग्री तक का भी बुखार हो सकता है। अब साधारणतः इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट किसे बोला जाएगा? जैसे यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो और वो अनकंट्रोल्ड हो, इसके अलावा HIV के पेशेंट हो, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, जैसे कोई ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो, या फिर कीमोथेरेपी पर हो, कि कैंसर की दवाइयों पर हो, तो इन कंडीशंस को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट बोला जाता है। इसके अलावा भी तमाम तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, लेकिन जो साधारण जो कॉमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारियों या कंडीशन की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है उसको मैंने गिना दिया है। तो इस डिजीज़ में रैशेस के साथ व्यक्ति को बुखार आ सकता है, व्यक्ति को शरीर में और सिर में दर्द हो सकता है, व्यक्ति को थकावट महसूस हो सकती है, एवं ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल बीमार जैसी कंडीशन में, इसे मैलेस बोला जाता है, बिल्कुल व्यक्ति बीमार सा, एकदम थका कमज़ोर सा महसूस करता है। इसके अलावा जब छाले व्यक्ति के मुंह में तेज़ी से डेवलप होते हैं तो इन छालों की वजह से व्यक्ति को गले में दर्द और खाने पीने में परेशानी भी महसूस हो सकती है। ये जो डिजीज़ है ये साधारणतः बच्चों में
बहुत ही साधारण बीमारी मानी जाती है मत और खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी मानी जाती है, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर होती है। लेकिन यदि ये बड़ों में होती है तो ये तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। इसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें भी ये बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। खतरनाक रूप लेने का मतलब कि जो वायरस है वो पूरे शरीर में फैल सकता है, मतलब कि आपके मस्तिष्क से लेकर के जो शरीर के वाइटल ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, सारे अंग में फैल सकता है और व्यक्ति को में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है। जैसे कि एडल्ट्स में न्यूमोनिया होना काफ़ी लोगों में देखा जाता है, मतलब कि फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं इस वायरस की वजह से। इसके अलावा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति को मेनिंजाइटिस या इनकेफ्लाइटिस या मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा ये हार्ट पर, लीवर पर, ऐसे किडनी पर भी असर कर सकता है। जो अभी बात हो रही थी कि एडल्ट्स में, बड़े लोगों में ये बीमारी तेज रूप लेती है काफ़ी मरीजों में, तो कभी कभी ये देखा गया है कि बड़े बड़े छाले भी, जैसे साधारणतः 2 mm या 4 mm के छाले पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़े बड़े छाले भी बड़े बड़े बुल्ले या ब्लिस्टर्स में भी डेवलप हो सकता है। या फिर खून वाले छाले, मतलब कि जिन छालों में खून जैसा ऐसा लगेगा कि लाल रंग का पानी या खून भरा हो, जिसको हेमरेजिक ब्लिस्टर बोला जाता है। या फिर लाल रंग के सीट लाइक लीजन, हेमरेजिक परप्यूरा या इकाइमोसिस बोला जाता है। ये सब खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि देखा जा सकता है इस बीमारी में। मतलब कि बच्चों में ये बीमारी हो रही है तो इसको हम लोग एक साधारण बीमारी की तरह पर ट्रीट कर सकते हैं या मान सकते हैं। लेकिन जब ये बीमारी बड़ों को होती है या फिर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को होती है तो उस कंडीशन में ये बीमारी एक सीरियस बीमारी के तौर पर ली जाती है और बिल्कुल समय से डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज करवाना अत्यंत ही आवश्यक होती है। अदरवाइज ये बीमारी खतरनाक रूप लेकर के जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिन भी बच्चों में ये बीमारी होती है उन बच्चों में एक विशेष सावधानी बरतनी होती है कि एस्पिरिन नाम की दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। जैसे कि बुखार हुआ, शरीर में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो लोग मेडिकल स्टोर से डिस्प्रिन या एस्पिरिन नाम की गोली लेकर के दे देते हैं, खुद खा लेते हैं। तो ये ध्यान देना है कि बच्चों में ये खराब रूप तभी लेती है जब बच्चों में एस्पिरिन नाम की गोली इस बीमारी में दे दी जाए। तो यदि एस्पिरिन दे दिया आपने तो ये सीवियर रूप ले सकती है, मस्तिष्क को असर कर सकती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो साधारण सी दिखने वाली बीमारी है, जिसको साधारण सी बीमारी मानी जाती है, वो जानलेवा साबित हो सकती है कुछ कंडीशंस में, जो कि मैंने डिस्कस कर दी है। जैसे बच्चे यदि एस्पिरिन लिए या एडल्ट्स, बड़े लोगों में जब ये चिकन पॉक्स हुआ, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में। अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है। तो ये जो बीमारी होती है इसमें किसी भूत प्रेत या कुछ ऊपरी शक्ति या किसी भगवान के नाराज हो जाने के कारण नहीं होती है, मतलब कि जो कि गलत भ्रांति फैली हुई है, तो ये इन सभी किसी भी कारण से नहीं होती है। ये जो बीमारी होती है एक वायरस होता है, एक कीटाणु है, एक जिसे विषाणु है, उसकी वजह से ये वायरस होता है। उस वायरस का नाम क्या होता है? तो वो जो वायरस होता है उसको वैरिसेला वायरस बोला जाता है। ये वायरस जो होता है हर्पीज फैमिली का वायरस होता है। हर्पीज फैमिली के ही दूसरे वायरस डिजीजेस होते हैं, जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होता है, तो उसी वायरस परिवार का यह एक सदस्य होता है वैरिसेला वायरस। और यही वायरस जो होता है हर्पीज जोस्टर या सिंघल्स नाम की बीमारी पैदा करती है। साधारण भाषा में इसे अधेड़ी बोला जाता है। यह एक दर्द से बहुत ही पीड़ादायी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को किसी एक सेगमेंट में, मतलब किसी एक हिस्से में ये बीमारी हो जाती है, जिसे जो कि बाद के उम्र में ज़्यादातर लोगों को होती है। तो वो सेम वायरस ही हर्पीज जो जोस्टर वायरस होता है, वही सेम वायरस ये चिकन पॉक्स की भी बीमारी करता है। तो ये बीमारी वायरस आखिर कैसे व्यक्ति को लगती है?
तो यदि किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके जो नाक के रास्ते से होने वाले सिक्रीशन है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्रॉपलेट्स वायरस से बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। तो जब व्यक्ति सांस लेता है या सर्दी, जब उसकी नाक तेज चल रही होती है तो वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हवा में डिस्पर्स होते रहते हैं। तो उस व्यक्ति के यदि कांटेक्ट में आए आप, तो आपके भी नाक में ये वायरस आक्रमण कर देता है और यहीं से इस वायरस की शुरुआत होती है। दूसरी चीज़, यदि आपने जिस भी मरीज को चिकन पॉक्स हुआ है उसके रैशेस को भी आप छूते हैं, यदि रैशेस को आपने छुआ, उसके पानी लगा, तो वो चीज़ भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि डायरेक्टली भी आपको रैशेस के थ्रू ये वायरस ऑब्टेन हो सकता है। जब एक बार वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये तेज़ी से रिप्लिकेट करता है नेजल म्यूकोसा में और आसपास की फेरेंजियल म्यूकोसा में, और फिर यहाँ से ये वायरस तेज़ी से स्किन और दूसरे ऑर्गन में मूव करता है। इस तरह से ये वायरस बीमारी पैदा करता है। तो इस बीमारी में जो सांस का रास्ता है, रेस्पिरेटरी रूट है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि आप किसी मरीज के कांटेक्ट में आए तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। ये यहाँ से नाक से जब आपने वायरस को एक्वायर कर लिया तो अब इसे फैलने में 10 से 21 दिन का टाइम लगता है। तो कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता है या ध्यान में ही नहीं होता है कि मैं चिकन पॉक्स के मरीज के कांटेक्ट में आया था, उसे लगता है कि अचानक से अपने आप हो गया। मतलब आपको इन्फेक्शन 10 दिन से लेकर 20 दिन पहले वायरस मिल चुका था और बीमारी अब जाकर के मैनिफेस्ट हुई। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि तुरंत आपको डिजीज़ नहीं होगी, आपको 10 से 21 दिन का समय लग जाएगा ये डिजीज़ आने में। और कई बार बीमारी शुरू में बुखार के साथ होती है, 1-2 दिन तक बुखार, थकावट, तो मरीज नॉर्मल वायरस समझ करके घर पे ही बैठा रहता है कि नॉर्मल वायरल इलनेस है और साधारण सा वायरस हुआ है जो कि ये हो जाएगा। तो ये जो होता है एक वायरस बॉर्न डिजीज है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे हो, मतलब कि इस बीमारी को जांचा परखा कैसे जाए। तो ये जो बीमारी होती है, ये इसका जो लक्षण है वो बहुत क्लासिकल होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। बहुत टिपिकल पैटर्न में रैश आता है, फीवर आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जिसमें थकावट और भूख ना लगना, उल्टी जैसा लगना, सिर दर्द, शरीर दर्द, इस तरह के लक्षण से आपका डॉक्टर आसानी से इस बीमारी का डायग्नोसिस बना लेता है और फिर आपका डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट दे देता है, जिसमें कि एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं, प्लस बुखार की दवाइयाँ होती हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका इलाज कैसे किया जाए और इसका वैक्सीनेशन के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।